सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आप सबका स्वागत है। आज वर्ण विचार का जो टॉपिक है वही आगे रहेगा। आज मैं इस पे बात करूँगा आप लोगों से। कुछ मैंने यहाँ लिखा है, उसी पे चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे पहले ऊपर व्याकरण शब्द मैंने लिखा है। पहले भी मैंने बताया है, व्याकरण का विश्लेषण किया है। जो पहले का जो वीडियो था उसमें बताया है। और संस्कृत का जो विस्तार है, विश्लेषण है, वो मैंने आज लिखा है। तो ध्यान दीजिए जरा। व्याकरण लिखा है, व्याकरणम होता है, व्याकरणम, व्याकरण लिखा मैंने यहाँ, लेकिन व्याकरणम होता है संस्कृत में। वी धन आंग, आंग का आशीष रहता, कोई धातु है, लिट प्रत्यय है। ठीक है, लिट का अन शेष रहता है, अण भी शेष रहता है, लेकिन किस दशा में? र और मूर्धन्य स की अवस्था में लिट का अन का अण हो जाता है, व्याकरण शब्द बनता है। ठीक है। और संस्कृत है, संस्कृतम, संस्कृत लिखा है, संस्कृतम, सम उपसर्ग है, क्रिय धातु, त प्रत्यय। ठीक है। ये जो त प्रत्यय होता है ये भूतकालिक होता है, और एक कत्वतु प्रत्यय होता है, वो भी भूतकालिक होता है। मतलब इसका प्रयोग भूतकाल में होता है। गतः, गतवान, इस प्रकार से स गतः, ऐसा इसका प्रयोग होगा। ठीक है। देखिए, राम तत्र गतः, राम वहां गया, तो भूतकाल में इसका प्रयोग होगा। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? जब इसमें त प्रत्यय जुड़ा तो इसका अर्थ भूतकालिक हो गया, अर्थात इसका अर्थ भूतकाल में होगा। कैसा? जिसको हम कहते हैं शुद्ध किया हुआ, परिमार्जित किया हुआ, परिष्कृत किया हुआ, पावन किया हुआ, ये इसके अनेक अर्थ हैं। लेकिन संस्कृत का शुद्ध किया हुआ, पावन किया हुआ, इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। तो इसीलिए देववाणी है, क्योंकि ये शुद्ध है। ठीक है ना। तो संस्कृत इस प्रकार से इसको कहेंगे। हिंदी, हिंदी अपनी हिंदी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। इसमें मैं कभी और विस्तार से बात करूंगा, इसकी उत्पत्ति और कहीं टॉपिक है उस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो अब मैं आगे चलूं। यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर वर्ण, अर्ध स्वर वर्ण है य और व। यहाँ पर लिखा मैंने कवि स्वर, कवि व्यंजन, अर्थात अर्ध स्वर कवि व्यंजन, स्वर का रूप धारण करता है कवि व्यंजन का। ये ध्यान रखना है, य और व है ये। तो कैसे आपने यण संधि पढ़ा होगा, यण संधि में अंतस्थ वर्ण य व र ल, अभी संधि प्रकरण होगा तो वहां बात करेंगे। तो य व र ल, ये वर्ण जहां आते हैं वहां अंतस्थ वर्ण कहते हैं इनको, यण प्रत्याहार भी कहते हैं। वो यण संधि हो जाता है, उससे पूर्व आधा वर्ण होना चाहिए। ठीक है। तो ये य है, य की साम्यता ई से प्रकट होती है थोड़ा बहुत। य ई, यण संधि में य व क्यों आता है? क्योंकि य का ई, व का ओ क्यों होता है? क्योंकि य का ई इसलिए होता है, उसमें थोड़ा साम्यता नजर आती है। वो का ऊ हो जाता है, थोड़ा साम्यता नजर आती है, मतलब समानता। तो इसलिए इसमें उच्चारण करते समय थोड़ा सा य का ई और वो का ऊ ऐसी समानता पाई जाती है, साम्यता पाई जाती है। इसलिए ये अर्धस्वर कही गई है। इसलिए कभी स्वर बन जा रहे हैं उच्चारण में, कभी व्यंजन बनते हैं ये। ठीक है ना। तो ये अर्धस्वर है। अब आगे है लुंठित, इसको प्रकंपी वर्ण भी कहते हैं। लुंठित वर्ण या प्रकंपी वर्ण, ये केवल र है। ध्यान दीजिए, कंपटीशन के लिए भी और ज्ञान के लिए भी, ज्ञान के लिए भी। यहाँ लिखा मैंने लुटका हुआ, और इसको कहेंगे उच्चारण में जीव तालु से लुटक कर स्पर्श करे, तो वो जो है लुंठित या प्रकंपी वर्ण होता है। प्रकंपी मतलब कंपन होना, लुंठित मतलब वही जो कंपन आता है, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। तो ये थोड़ा सा इसलिए हिंदी में देखा होगा, ये री की भी साम्यता इसमें नजर आती है। ठीक है। तो इसलिए इस जो री है उसको स्वर नहीं मान रखा उच्चारण की दृष्टि से, क्योंकि उसमें थोड़ा री
र की साम्यता नजर आती है। ठीक है, तो ये लुटका हुआ, मतलब जब जैसे हम झटके से बोलते हैं, क्योंकि एक वहां उच्चारण स्थान में सूत्र आता ना, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ये इसका उच्चारण है मूर्धन्य, अर्थात मूर्धा। मूर्धा मतलब फटक से जब उच्चारण करते हम तुरंत पता ही नहीं चलता, जीभ मुड़ जाती है, और जो मुड़ करके जो उच्चारित होता है वो जो है उसमें र का थोड़ा सा सामंजस्य ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको प्रकंपी, क्योंकि जीभ में हल्का कंपन हो जाता है इसको बोलते समय, तो ये र है। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे है पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण, ये ल है। इसको पार्श्विक वर्ण को, इसका अर्थ है पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल, ठीक है ना, तो उसी से पार्श्विक बना हुआ है, ये ल है। इसका अर्थ है पार्श्विक का, सहचर भी कहते हैं, तरफ भी कहते हैं, बगल भी कहते हैं, पक्षपाती भी कहते हैं, पीछे वाला भी कहते हैं, इसके अर्थ है ये। ठीक है, तो पार्श्विक वर्ण जो है वो ल है। यहाँ लिखा मैंने, उच्चारण करते समय हवा जीभ के बगल से निकल जाए। जब हम इसका उच्चारण करें तो हवा जो है, जब वायु है जो मुंह में, वो जीभ के बगल से फटक से निकल जाती है, और निकल करके जो उच्चारित वर्ण होता है वो जो है वो ल है। ठीक है, इसलिए इसको पार्श्विक कहा गया है। एक यहाँ पर आया है अयोग वाह, अयोग, अयोग कहते हैं अलगाव, वाह मतलब वहन करने वाला, मतलब जिसका अलगाव हो, वो कभी जो है स्वर के साथ लग जाता है, कभी व्यंजन के साथ लग जाता है। आपने देखा होगा ये कौन है, अनुस्वार है, और ये ध्यान रखिएगा अनुनासिक, अनुनासिक मतलब वर्णों के पंचम वर्ण, य ग न न म, ये अनुनासिक है, और अनुस्वार। ठीक है, मतलब वर्णों के पंचम वर्ण और अनुस्वार, ये अनुनासिक कही गई है। ठीक है, तो ये हो गया, इस पे भी मैंने चर्चा की है आपसे। विसर्ग, और ये हिंदी में है दो, अयोगवाह हिंदी में है दो केवल। आगे आगे अभी इस पे चर्चा करता हूँ। अयोगवाह हिंदी में दो हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग, मतलब अनुस्वार जब स्वर के साथ लगता है तो जैसे अंग हो गया, है ना, ऐसे ही विसर्ग जब अह के साथ लगता है तो वो फिर स्वर में आ जाता है। जब वो, जैसे मैंने कहा छी, जैसे कहा दुख, बीच में विसर्ग आ गया, हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या है, वहाँ वो व्यंजन का रूप धारण कर रहा है, इसलिए कभी स्वर कभी व्यंजन, तो इसलिए इनको भाई अलगाव की स्थिति होती है, कभी स्वर से अलगाव हो जाता है, कभी व्यंजन से अलगाव हो जाता है। अलगाव मतलब भाई दूरी, जिसको हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा अलग हो जाना। ठीक है, तो वो चीज यहाँ हो जाती है, तो इसलिए इसको अयोगवाह कहा गया है। ठीक है, अच्छा, जीवामूल्य, जीवा के मूल, मैंने कहा ना, जीवा के पश्य, मध्य और अग्र भाग जो हैं वहां से उच्चारित होते हैं, तो जीवामूल्य और उपदमानीय, अर्थात जीवामूल्य केवल क ख है वैसे दो, तो लेकिन क आएगा यहाँ, उपदमानीय में प आएगा। तो ये जो है संस्कृत में, अगर हम अयोगवाह की बात करेंगे संस्कृत में, तो अयोगवाह संस्कृत में चार हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपदमानीय। हाँ, जीवामूल्य में केवल क ख दो आते हैं, लेकिन क होगा, केवल ख नहीं आता है, और उपदमानीय में केवल प, ये तो पवर्ग भी आता पूरा प फ व म, लेकिन यहाँ केवल प आएगा। तो ये विशेष ध्यान देना है कि यहाँ संस्कृत में चार हैं, तो ये जीवामूल्य का क, उपदमानीय का प भी अयोगवाह में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है ग य ण, और ड मैंने परसों बताया था नुक्ता, नुक्ता वाला तल बिंदु, और ड ढ में अगर तल बिंदु आएगा तो वो कभी भी स्वर के ये शब्द के स्टार्ट में नहीं आता है, वो शब्द के स्टार्ट में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ग य ण ड ढ नुक्ता वाला है, तो ये इनसे कभी भी कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है। ठीक हो गया, कहीं भी शब्द के स्टार्ट में नहीं आ सकते, ये विशेष ध्यान देना। एक दूसरा मैंने यहाँ लिखा है थ ध भ श अक्ष, ये जो वर्ण है जिनके ऊपर गोला गोला आ रखा ना, ये गोला गोला नहीं, ये दिख रहे हैं, इनकी शिरोरेखा पूरी नहीं आती है, ये भी विशेष ध्यान देना है। जिनके ऊपर थोड़ा सा गोला हो, शून्य आकार का, उनके ऊपर शिरोरेखा पूरी नहीं आती है। अगर आएगी तो वो अशुद्ध वर्ण हो जाता है,
तो ये लेखन की दृष्टि से ये भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आज हमने ये महत्वपूर्ण जो वर्ण विचार का टॉपिक था इसके बारे में बात की। कल फिर मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मैं अपनी इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूँ और फिर कल पुनः मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।